अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं गुलाम मुर्तजा, आपका फिजिक्स टीचर। आज बेटा हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं। और वो जो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। आइए आज हम आपको सिखाएंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स होती क्या है, इस सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब क्या है और सेंट्रीपिटल फोर्स काम कैसे करती है। आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पर ये जो वर्ड सेंट्रीपिटल है ये हमारे पास दो वर्ड्स के ऊपर कंसिस्ट करता है, एक सेंट्री और ये जो वर्ड सेंट्री है इसका मतलब सेंटर होता है, और ये जो वर्ड पिटल है, पिटल का मतलब होता है टूवर्ड, और फोर्स कहते हैं हम किसी भी चीज की ताकत को, और आप फोर्स को फोर्स भी कह सकते हैं। तो यहां पे मैं इस केस के अंदर फोर्स को फोर्स कह देता हूं। अगर बेटा यहां पे इन वर्डिंग से इसकी डेफिनेशन बनाई जाए या इसका कंसेप्ट लिया जाए तो वो ये हो सकता है कि ऐसी फोर्स जो चीजों को टुवर्ड करे, किसकी तरफ करे, सेंटर की तरफ करे, तो ऐसी फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। मीन कि आपको मैंने स्टार्टिंग में वर्ड से ही इसका कंसेप्ट बता दिया कि ऐसी फोर्स जो चीजों को सेंटर की तरफ खींच रही होगी उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। आइए हम इसका प्रॉपर कंसेप्ट लेते हैं। बट लेट्स सपोज आपके पास एक पार्टिकल है जो कि हमारे पास पीछे से एक स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर आ रहा है, और मैं क्या करता हूं, मैं इस पार्टिकल के ऊपर इनवर्ड अंदर की तरफ एक फोर्स लगाता हूं। अब आपने याद रखना कि ये जो फोर्स है ये फोर्स हमारे पास इस डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ एक एंगल बना रही है, इस एंगल को हम कहेंगे 90। और यहां पे देखा जाए तो ये जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ परपेंडिकुलर है। और याद रखिएगा कि ये जो हमारे पास पार्टिकल है ये इनर्शिया की वजह से आगे की तरफ स्ट्रेट लाइन के अंदर जाना चाहता है, लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं जैसे ही इस पार्टिकल के ऊपर अंदर की तरफ फोर्स लगाता हूं तो ये जो पार्टिकल जो है ये अपने पाथ को यहां से बेंड करना शुरू कर देते हैं, और ये बेंड करते करते हमारे पास इस पाथ को बेंड करेगा, और बेंड करके हमारे पास इस पाथ को स्ट्रेट की बजाय, सीधा जाने की बजाय, इस पाथ को बेंड करके इस पार्टिकल को यहां पे ले आएगा। आपने याद रखना है कि जब भी पार्टिकल के ऊपर आप फोर्स लगाएंगे परपेंडिकुलर तो वो पार्टिकल को सीधी लाइन के अंदर नहीं जाने देगा, बल्कि क्या करेगा, उस पाथ को क्या करेगा, अंदर की तरफ खींचेगा। जैसे अंदर की तरफ खींचेगा तो ये जो पाथ है ये क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, और बेंड होकर हमारे पास कर्व शेप बना देगा। और जब ये पार्टिकल हमारे पास यहां पे पहुंचेगा तो इस पॉइंट के ऊपर, लेट्स सपोज इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं पॉइंट बी का। ये मेरे पास अगर पॉइंट ए था तो इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं पॉइंट बी का। इस पॉइंट बी के ऊपर इस पार्टिकल की जो मोशन है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन सीधी है यहां पे। जब ये पार्टिकल यहां पे पहुंचता है तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर भी इस पार्टिकल की मोशन के बिल्कुल परपेंडिकुलर अंदर की तरफ क्या करता हूं, मैं यहां पे एक फोर्स लगाता हूं। अब ये फोर्स क्या काम करती है, इसको बिल्कुल सीधा नहीं जाने देती, बल्कि क्या करती है, इसके पाथ को करती है बेंड, और बेंड करके जो स्ट्रेट पाथ इसको करेगी बेंड, और बेंड करके इसको बना देगी कर्व। मैं यहां पे से कर्व बनाने की कोशिश करता हूं, ये इस पाथ को क्या बनाएगी, कर्व बनाएगी, और कर्व बना के इस पार्टिकल को लेट्स सपोज वो यहां पे ले आएगी। और इस पार्टिकल, जब ये पार्टिकल यहां पर पहुंच जाएगा तो इस मोशन मीन के इस पॉइंट के ऊपर पार्टिकल की जो हमारी मोशन है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। अब यहां पे जैसे ही मैं इस पार्टिकल के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर मैं अगर इनवर्ड फोर्स लगाऊंगा तो ये पार्टिकल क्या करेगा, ये पार्टिकल अपने पाथ को चेंज करेगा, और पाथ को चेंज करके इसको कर देगा बेंड, और ये बेंड करता करता इस पार्टिकल को मूव करवा के हमारे पास ले आएगा यहां पे। ये मेरे पास जब इस पॉइंट पर पहुंचेगा, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं पॉइंट डी का, और इस पॉइंट के ऊपर पार्टिकल की जो मोशन है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे जब पार्टिकल यहां पे पहुंचता है तो यहां पर भी मैं पार्टिकल की मोशन के बिल्कुल परपेंडिकुलर अंदर की तरफ फोर्स लगाता हूं। जैसे मैं अंदर की तरफ फोर्स लगाऊंगा तो ये जो पार्टिकल है वो हमारे पास यहां से भी बेंड होगा, और बेंड होके हमारे पास यहां पर भी कर्व शेप बना देगा। अब आप इस पूरे सिनेरियो के अंदर देखेंगे, जब पार्टिकल हमारे पास यहां पे स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर आ रहा था,
जैसे वो पॉइंट ए के ऊपर पहुंचा तो मैंने एक अंदर की तरफ एक परपेंडिकुलर फोर्स लगाई, तो इस परपेंडिकुलर फोर्स ने काम ये किया कि इस मोशन का जो स्ट्रेट पाथ था इसको बेंड करके कर्व कर दिया, और जब पार्टिकल इस पॉइंट बी की ओर पहुंचा था तो इसके जो स्ट्रेट, मैंने यहां पर भी एक परपेंडिकुलर फोर्स लगाई, और इस परपेंडिकुलर फोर्स ने काम ये किया कि इसके स्ट्रेट पाथ को बेंड किया और बेंड करके इसको कर्व बना दिया। जब पार्टिकल इस पॉइंट सी की ओर पहुंचा तो यहां पर भी मैंने क्या काम किया, मैंने इसकी मोशन के बिल्कुल परपेंडिकुलर अंदर की तरफ एक फोर्स लगाई, जिस फोर्स ने काम ये किया कि इसकी मोशन को, स्ट्रेट मोशन को बिल्कुल कर्व किया और कर्व करके हमारे पास इस पार्टिकल को यहां पे पहुंचा दिया। जब पार्टिकल पॉइंट डी की ओर पहुंचा तो उस वक्त इसकी स्ट्रेट लाइन मोशन, जो स्ट्रेट लाइन मोशन थी वो इस साइड पे थी, मैंने बिल्कुल परपेंडिकुलर इसके एक फोर्स लगाई। इस परपेंडिकुलर फोर्स ने क्या काम किया, इसकी मोशन को बेंड किया और बेंड करके इसके पाथ को कर्व बना दिया। अब फिर मैं ये कह सकता हूं कि ये जो फोर्स है जो मैंने ब्लू कलर के अंदर हमारे पास मेंशन की हुई, ये एक परपेंडिकुलर फोर्स है जो हमारे पास किसी भी पार्टिकल के स्ट्रेट पाथ को बेंड करती है और बेंड करके उस पाथ को या उस पार्टिकल की मोशन को सर्कुलर मोशन बना देती है। तो ऐसी फोर्स जो किसी भी पार्टिकल के स्ट्रेट पाथ को बेंड करे और बेंड करके उस पार्टिकल के पाथ को स्ट्रेट पाथ की बजाय सर्कुलर पाथ बना दे, ऐसी फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। आइए सेंट्रीपिटल फोर्स की हम डेफिनेशन क्या करते हैं, द फोर्स विच नीडेड टू बेंड द स्ट्रेट पाथ, ऐसी फोर्स जो स्ट्रेट पाथ को बेंड करे और बेंड कहां पे करे, इनटू सर्कुलर पाथ के अंदर, किसके, पार्टिकल के। ऐसा हमारे पास ऐसी फोर्स जो किसी भी स्ट्रेट पाथ ऑफ पार्टिकल को बेंड करके सर्कुलर पाथ बना दे, जैसा कि इस फोर्स ने बनाया है, तो ऐसी फोर्स को हम कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। उम्मीद है बेटा आपको इसका कंसेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। और यहां पे इसका जो फार्मूला बनेगा, मैं यहाँ फार्मूला डायरेक्ट मेंशन कर रहा हूं, बाद में इसे ड्राइव भी करेंगे। फार्मूला होगा, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एफसीसी, मीन के सेंट्रीपिटल फोर्स रिप्रेजेंटेड बाय एफसी। इसका फार्मूला जो होगा वो होगा mv²/r, और बेटा इसका यूनिट होगा वो होगा न्यूटन, क्योंकि फोर्स जो भी होती है बेटा उसका यूनिट होता है न्यूटन, और न्यूटन को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। और नेक्स्ट है इसकी डायरेक्शन। बेटा यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर देखा जाए तो पार्टिकल जब यहाँ पर था तब भी इसकी डायरेक्शन इनवर्ट थी, मतलब फोर्स की डायरेक्शन। जब पार्टिकल मूव करके यहाँ पर आया तो पार्टिकल की मोशन जो है वो टुवर्ड द सेंटर है। जब पार्टिकल यहाँ पर आया तो तब भी इसकी फोर्स की डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड द सेंटर। जब पार्टिकल इस पॉइंट डी के ऊपर आया तो तब भी इसकी जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है, टुवर्ड द सेंटर। तो हम ये कह सकते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ एफसी, डायरेक्शन ऑफ एफसी, एफसी कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इस सेंट्रीपिटल फोर्स की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है, टुवर्ड सेंटर, सेंटर की तरफ है। तो ये बेटा आपने बात नहीं भूलनी। अब बेटा इसके कहते हैं डायमेंशन। इसकी डायमेंशन हम कैसे मेंशन करेंगे, याद रखिएगा बेटा इसकी जो डायमेंशन है वो आएगी न्यूटन के फार्मूले से। अब न्यूटन हमारे पास किसका यूनिट है, फोर्स का, और फोर्स का फार्मूला होता है F=ma। फोर्स का फार्मूला क्या होता है, F=ma। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और न्यूटन किसके बराबर होगा, मास का यूनिट होता है केजी, एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन किसके बराबर है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे इस बेस यूनिट से मैं इसकी डायमेंशन लिखता हूं। जैसे बेटा बेस यूनिट क्या है मेरे पास, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम किसका यूनिट है, मास का, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, कैपिटल एम। मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का, तो लेंथ की डायमेंशन कैपिटल एल होगी। सेकंड किसका यूनिट है, टाइम का, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, कैपिटल टी। पावर -2 है तो यहाँ पे -2। ये बेटा आपके पास डायमेंशन के बाद हम चलेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन पे। अगर ये पेपर के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपने इसे कैसे राइट करना है, सबसे पहले आपने ये वाली सारी बातें राइट करनी है, डेफिनेशन, फार्मूला, एसआई यूनिट, डायरेक्शन, डायमेंशन। उसके बाद आपने राइट करनी है एक्सप्लेनेशन। और बेटा आप बुक के अंदर देखेंगे तो बुक के अंदर यही जो एक्सप्लेनेशन है, यही जो बातें हैं, वो इतना बड़ा एक पैराग्राफ बना के दिया हुआ है, उसको याद करना बड़ा मुश्किल काम है। आइए मैं आपको यही जो पैराग्राफ है वो एक आसान वर्डिंग में समझाता हूं। आपने सबसे पहले मेंशन करना है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में यह बताता है कि जब भी एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई जाती है तो बॉडी जो अपनी स्पीड चेंज करती है, वेलोसिटी चेंज करती है, और अगर वो वेलोसिटी चेंज करेगी तो क्या चीज पैदा होगी, एक्सेलरेशन पैदा होगी। तो यहां पर मैंने मेंशन किया हुआ है, व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन, जब भी फोर्स एक्ट की जाएगी बॉडी के ऊपर ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी। और यहां पे लेट्स सपोज ये मेरे पास एक कोई भी
व्हीकल है, इसके ऊपर है कि मैं फोर्स एफ एग्जर्ट करता हूं। जैसे ही मैं फोर्स एफ एग्जर्ट करता हूं तो ये जो मेरे पास व्हीकल है ये हमारे पास मूव करना शुरू कर देती है। अगर ये मूव कर रही है तो इसका मतलब फिर ये कि अपनी वेलोसिटी चेंज कर रही है। अगर ये वेलोसिटी चेंज कर रही है तो इसका मतलब है यहाँ पे एक्सीलरेशन पैदा हो रहा है। और एक्सीलरेशन की डायरेक्शन किस तरफ होगी? जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होगी। अगर देखा जाए फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रही है तो एक्सीलरेशन भी इसी डायरेक्शन में पैदा हो रही है। तो यहाँ पर मैंने भी यही मेंशन किया हुआ है कि प्रोड्यूस एक्सीलरेशन इन इट, उसके अंदर एक्सीलरेशन पैदा होगी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। और वो जो फोर्स हमारे पास एक्सीलरेशन पैदा करेगी उसका फॉर्मूला क्या होगा? F इज इक्वल टू mp। आपने एक्सप्लेनेशन में सबसे पहला पॉइंट आपने ये मेंशन करना है। नेक्स्ट आपने मेंशन करना है कि ये जो हमारा फोर्स है, ये जो हमारे पास फोर्स वेलोसिटी के अंदर चेंज लेके आती है, ये हमारे पास वैसे दो किस्म का हो सकता है। एक चेंज ये हो सकता है कि आप बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएं और उसकी जो वेलोसिटी है वो हमारे पास इंक्रीज होना शुरू हो जाए, ये भी वेलोसिटी का चेंज है। या आप एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगाए उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाए, ये भी चेंज है। और यहां पे देखते हैं कि हमारे पास हमें बुक के अंदर सबसे पहले जो हेडिंग मेंशन की गई है कि व्हेन फोर्स एंड वेलोसिटी, यहां पे मैंने क्या व्हेन लिखा हुआ है, यहां मैं मेंशन कर देता हूं व्हेन फोर्स एंड वेलोसिटी आर सेम डायरेक्शन। अब लेट्स सपोज कि मेरे पास यहां पे एक बॉडी है जिसका मैस m है और उसके ऊपर मैं जो फोर्स है वो F लगाता हूं। जब मैं फोर्स F लगाता हूं तो उसकी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो चेंज होना शुरू हो जाती है और वो हमारे पास चेंज होते होते उसकी वेलोसिटी जब चेंज होती है तो वो हमारे पास इंक्रीज भी हो रही है साथ। अब आपने याद रखना है कि जब भी हमारे पास जो फोर्स है वो हमारे पास इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन लगे, यहां पे देखा जाए बॉडी भी साइड पे मूव कर रही है और फोर्स मैं उसी साइड पे लगा रहा हूं, तो अगर हमारे पास फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मोशन दोनों हमारे पास सेम एक्सिस के अलोंग होगी, मतलब के सेम डायरेक्शन के अंदर होगी, तो उस वक्त ये जो फोर्स है ये क्या करेगी? वो इस बॉडी की जो स्पीड है वो कैसे चेंज करेगी? इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर। तो यहां पर मैंने मेंशन किया हुआ है कि व्हेन फोर्स एक्ट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी, जब भी फोर्स हमारे पास बॉडी के ऊपर एक्ट करेगी कैसे? इन द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी, तो वो कहते हैं कि इट चेंज द स्पीड, वो इसकी स्पीड चेंज करेगी लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी। तो यहां पे देखा जाए तो जब हमारे पास मैं फोर्स इस बॉडी की मोशन के अलोंग लगाता हूं तो इसकी जो स्पीड है वो तो बढ़ती जा रही है लेकिन हमारे पास डायरेक्शन तो सेम है। मीन कि यहां पर जब बॉडी थी तब भी डायरेक्शन यही थी, जब यहां पर पहुंची तब भी डायरेक्शन यही है। तो आपने याद रखना है कि जब भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई जाए लेकिन ऐसी डायरेक्शन में लगाया जाए जहां उसकी मोशन हो, तो वो जो फोर्स है वो हमारे पास उसकी स्पीड तो इंक्रीज करेगी, स्पीड तो चेंज करेगी लेकिन इसकी डायरेक्शन नहीं चेंज करेगी। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये बात आपने भूलनी नहीं है कि हमारे पास जब भी फोर्स हमारे पास डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग होगी तो उस वक्त उसकी स्पीड जो है वो चेंज होगी लेकिन ना हमारे पास डायरेक्शन क्या रहेगी, हाँ डायरेक्शन सेम रहेगी, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमने एक पॉइंट मेंशन किया हुआ है कि व्हेन फोर्स परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, यहां पे हमारे पास जो फोर्स थी वो हमारे पास वेलोसिटी के डायरेक्शन के अंदर थी, तो स्पीड चेंज हो रही थी, स्पीड बढ़ रही थी लेकिन हमारे पास डायरेक्शन क्या रह रही थी? सेम रह रही थी। अब जैसा कि मैंने आपको पीछे समझाया था, अगर एक पार्टिकल हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट मोशन के अंदर आ रहा है, यहां पे ऐसी अगर एक पार्टिकल पीछे से स्ट्रेट लाइन के अंदर आ रहा है और जैसे वो इस पॉइंट ए के ऊपर पहुंचता है, अगर मैं इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर अंदर की तरफ फोर्स लगाता हूं तो ये फोर्स क्या काम करती है? इसके स्ट्रेट पाथ को बेंड कर देती है। ये बेंड किया उसने और वो हमारे पास बेंड करके इस पार्टिकल को इस पॉइंट बी के ऊपर पहुंचा देती है। और जैसे वो पॉइंट बी के ऊपर पहुंचता है तो पॉइंट बी के ऊपर उसकी जो हमारे पास पार्टिकल की जो मोशन है इस पॉइंट के ऊपर वो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ इस तरफ है, लेकिन मैं क्या करता हूं? मैं यहां पर भी एक इनवर्ड फोर्स लगाता हूं, तो ये जो हमारे इनवर्ड फोर्स है वो क्या करती है? इसके पाथ को भी बेंड करती है और बेंड करके इस पॉइंट सी तक पहुंचा देती है। और इस पॉइंट सी के ऊपर भी इसकी जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, डाउनवर्ड है, तो यहां पर भी जब भी इनवर्ड फोर्स लगेगी उसके पाथ को बेंड कर देगी। और ये जो पार्टिकल जब इस पॉइंट बी की ओर पहुंचेगा तो यहां पर भी इसकी जो पाथ है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, इनवर्ड फोर्स लगाऊंगा तो ये इसके पाथ को बेंड कर देगी। अगर आप यहां पे थोड़ा सा गौर करें तो डायरेक्शन ऑफ मोशन
या वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है, बिल्कुल टेंजेंट है। और अगर इस टेंजेंशियल वेलोसिटी के अक्रॉस अगर आप फोर्स को परपेंडिकुलर लगाएंगे तो ये जो परपेंडिकुलर जो फोर्स है वो इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज कर देगी। क्योंकि पहले वेलोसिटी की डायरेक्शन बिल्कुल स्ट्रेट थी, जैसे वो मैंने परपेंडिकुलर फोर्स लगाई तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई। लेट्स सपोज इस पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो इधर चली जाएगी। और जब पार्टिकल यहां पे पहुंचा, जैसे मैंने फोर्स लगाई तो इस फोर्स ने क्या किया, इस फोर्स ने इस वेलोसिटी की डायरेक्शन यहां पे थी तो ये इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या कर दी, चेंज कर दी। और लेट्स सपोज इसे पार्टिकल को यहां पे पहुंचा दिया, जब पार्टिकल यहां पे पहुंचा है तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन देखूं तो वो बिल्कुल स्ट्रेट इस तरफ जा रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास जब भी फोर्स किसी भी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग रही होती है तो वो क्या वेलोसिटी करती है, वो इसकी डायरेक्शन को चेंज करती है। अब यहां पे देखा जाए तो वेलोसिटी का जो चेंज होना है, वेलोसिटी की वेक्टर क्वांटिटी, और जब भी वेलोसिटी चेंज होती है तो हमारे पास सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता बल्कि डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। और याद रखिएगा जब भी वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चेंज होगी तो उस वक्त भी उसके अंदर एक्सीलरेशन पैदा होगी। तो यहां पे देखा जाए तो इस केस के अंदर जैसे ही जो ये जो परपेंडिकुलर फोर्स है, परपेंडिकुलर फोर्स जब भी इस पार्टिकल के ऊपर लगती है तो ये जो पार्टिकल जो है वो अपनी हर पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी को चेंज कर रहा है। इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर है, इस पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी है वो हमारे पास लेफ्ट साइड पे है, यहाँ पे हमारे पास डाउनवर्ड, यहाँ पे हमारे पास राइट साइड पे। अब ये जो हमारे पास जो फोर्स इसकी डायरेक्शन चेंज करी वो फोर्स हमारे पास कौन सी फोर्स है, परपेंडिकुलर फोर्स है। और तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एक एक्सीलरेशन भी पैदा होगा। आइए मैंने यहाँ पे ये सारी बातें लिखी हुई है। इफ अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ बॉडी, अगर हमारे पास एक परपेंडिकुलर फोर्स लगे एक बॉडी के ऊपर जो कि सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रही है तो ये फोर्स क्या करेगी, इट चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये हमारे पास मोशन की जो डायरेक्शन है वो चेंज कर देगी। और ये हमारे पास बट कीप्स द स्पीड कांस्टेंट। तो याद रखिएगा कि जब पार्टिकल सर्कल के अंदर मूव कर रहा होता है तो ये जो इनवर्ड फोर्स है, परपेंडिकुलर जो फोर्स है, ये पार्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन तो चेंज कर रही होती है हर पॉइंट के ऊपर, इन पार्टिकल की जो स्पीड है वो हमेशा सेम रहती है। इसकी एग्जांपल बड़ी अच्छी एग्जांपल ये कि आप एक पत्थर पकड़े और पत्थर को इस तरह घुमाना शुरू कर दें, पत्थर जो है वो पूरे सर्कल सेम स्पीड से घूमेगा लेकिन उसकी डायरेक्शन हमारे पास हर पॉइंट के ऊपर डिफरेंट रहेगी। और याद रखिएगा डायरेक्शन चेंज होने की वजह से इस पार्टिकल के अंदर एक्सेलरेशन पैदा होगी और वो जो एक्सेलरेशन होगी उस एक्सेलरेशन को हम कहेंगे रेडियल एक्सेलरेशन। बेटा मैं रेडियल एक्सेलरेशन इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इसकी डायरेक्शन भी इनवर्ड है, तो ये जो हमारे पास एक्सेलरेशन पैदा होगी इसकी डायरेक्शन भी इनवर्ड होगी, अंदर की तरफ होगी। और सेंटर से लेके इस पार्टिकल तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन भी अलोंग रेडियस है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी किस तरफ है, अलोंग रेडियस, इसलिए हम इस एक्सेलरेशन को हम रेडियल एक्सेलरेशन कहेंगे। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है जिसने अंदर की तरफ इसको खींचा है ये रेडियल एक्सेलरेशन पैदा करती है और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो किस तरफ होती है, टुवर्ड सेंटर होती है। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये हमारे पास सेंटर सीकिंग फोर्स है। तो एफ सी सेंट्रीपिटल फोर्स आल्सो कॉल्ड सेंटर सीकिंग फोर्स। सेंटर सीकिंग का मतलब है कि ऐसी फोर्स जो सेंटर को सी का मतलब हासिल करती है। ये फोर्स है वो क्या करती है, वो सेंटर की तरफ, यहां पर भी सेंटर की तरफ, यहां पर भी सेंटर की तरफ, यहां पर भी सेंटर। क्वेश्चन निकालेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास ड्राइव कैसे होती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स बेटा मैंने आपको बताया कि एक फोर्स है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, एज वी नो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ हमें क्या बताता है, सेकंड लॉ में ये बताता है कि ये फोर्स जो है ये इक्वल टू है एम ए के, और फोर्स एम ए के बराबर है। तो मैं यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे क्या मालूम करें सेंट्रीपिटल फोर्स, तो पीछे मैंने बताया कि सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए मैं हम एफ सी लिखते हैं, तो सेंट्रीपिटल जो एक्सेलरेशन होगी उसके लिए हम ए सी मेंशन करेंगे। अब आपने याद रखा कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है इसका फार्मूला होता है ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। आपने यहाँ पर जस्ट सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला बनाने के लिए यहाँ पे ए सी की जगह पे आपने ए सी की वैल्यू पुट करनी है, एम इंटू वी स्क्वायर ओवर आर
और जब मैं m को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा मेरे पास mv² ओवर r। ये बेटा मेरे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला बन गया। लेकिन आपने एक चीज याद रखनी है कि मेरे पास ये जो बॉडी है वो मेरे पास सर्कल के अंदर रिवॉल्व कर रही है, घूम रही है। और अगर बॉडी सर्कल के अंदर घूम रही होती है तो उसके पास एंगुलर मोशन होती है। अगर ये एंगुलर मोशन है तो फिर यहाँ पे मेरे पास फार्मूले में जो वेलोसिटी आ रही है वो तो लीनियर वेलोसिटी आ रही। तो आइए हम इसी फार्मूले को कन्वर्ट करते हैं एंगुलर मोशन के, एंगुलर क्वांटिटीज के अंदर। तो यहाँ पे हमें पता है कि एंगुलर क्वांटिटीज के अंदर हमने एक रिलेशन पीछे पढ़ के आए, v बराबर किसके होता है, r ओमेगा के। जिस आपने क्या काम करना है, आपने ये रिलेशन v की जगह पे v की वैल्यू पुट कर देनी। fc बराबर है मेरे पास m इंटू r, v की जगह मैं क्या पुट करूंगा, r ओमेगा इसके ऊपर स्क्वायर डिवाइड बाय r। अब ये जो स्क्वायर है r के ऊपर भी जाएगा और ओमेगा के ऊपर भी जाएगा, तो ये क्या बनेगा m इंटू r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय r। एक सिंगल r बेटा इस r के साथ कैंसिल आउट, पीछे आपके पास क्या रह जाएगा, पीछे रह जाएगा FC इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। ये बेटा आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स का फाइनल रिलेशन आ गया जो कि हमने फाइंड करना था। एक्सप्रेशन के बाद बेटा अभी हम कुछ इसकी एग्जांपल डिस्कस करेंगे। एग्जांपल कौन कौन सी है, सबसे पहले जो एग्जांपल है वो हमारे पास है मोशन ऑफ बॉल इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल। लेट्स सपोज आपके पास एक बॉल है और ये बॉल जो है वो हमारे पास किसी भी रस्सी के साथ बंधी हुई है, किसी भी थ्रेड रस्सी के साथ, और वो किसी भी टेबल के ऊपर इस तरह घूम रही है। या हम ये कह सकते हैं कि एक मैं रस्सी लूं और उसके एक एंड के ऊपर मैं बॉल बांध दूं और उसे इस तरह घुमाना शुरू कर दूं। अगर देखा जाए तो ये जो बॉल है, ये बॉल हमारे पास हॉरिजॉन्टल सर्कल के अंदर इस तरह घूम रही है। और यहाँ पे देखा जाए तो ये जो हमारे पास बॉल है, बॉल की मोशन सर्कुलर मोशन है, लेकिन एक ऐसी फोर्स है जो हमारे पास इसे मजबूर करेगी कि ये सर्कल के अंदर ही रहे, सर्कल से बाहर नहीं जाए। तो वो फोर्स कौन सी फोर्स है, वो हमारे से सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन याद रखना है आपने कि सेंट्रीपिटल फोर्स बताते खुद कुछ भी नहीं है, ये हमारे पास एक इफेक्ट है फोर्स का जो क्या करता है, जो हमारे पास चीजों को सेंटर की तरफ खींचता है। लेकिन फिर हमारे पास कौन सी फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। तो याद रखिएगा कि डिफरेंट केसेस के अंदर डिफरेंट जो हमारे पास फोर्सेज जो है वो हमारे पास एक ऐसा इफेक्ट प्रोड्यूस करती है कि जिसकी वजह से जो चीजें वो हमारे पास सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ खींची चली जाती है। अगर इस केस के अंदर देखा जाए तो इस केस के अंदर हमारे पास ये जो रस्सी और सेंटर मीन सॉरी बॉल और सेंटर, इन दोनों के दरम्यान में जो रस्सी है, रस्सी के अंदर एक टेंशन वाली फोर्स होती है जिसे हम खिंचाव कहते हैं। ये खिंचाव हमारे पास क्या काम करता है, ये इस बॉल को सर्कल के अंदर मूव करवाता है। यहां पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि व्हेन बॉल मूव्स इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल विद हेल्प ऑफ स्ट्रिंग, जब हमारे से एक बॉल जो है वो हमारे हॉरिजॉन्टल सर्कल के अंदर एक स्ट्रिंग की हेल्प से मूव करे, तो ये किसकी वजह से हमारे पास सर्कल के अंदर मूव करेगा, ये हमारे मूव करेगा टेंशन इन स्ट्रिंग की वजह से। और जो टेंशन इन स्ट्रिंग है ये हमारे प्रोवाइड करेगी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। इसके बाद आता है हमारे पास ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन अ टर्न टेबल, कि एक हमारे से एक ऐसा टेबल होता है जो हमारे पास इस तरह घूम रहा होता है, घूमने वाला टेबल। अगर मैं उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दूं और उसको इस तरह मैं घुमाना शुरू कर दूं, अब वो जो ऑब्जेक्ट हमारे पास टर्न टेबल के ऊपर सर्कल की फॉर्म के अंदर घूम रहा होगा वो हमारे पास एक्चुअली टेबल की सरफेस और वो जो ऑब्जेक्ट, इन दोनों के दरमियान में एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी जो क्या काम करेगी, उस टर्न टेबल के ऊपर पड़े हुए ऑब्जेक्ट को सर्कल के अंदर घुमाएगी। तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है कि ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन अ टर्न टेबल, जो ऑब्जेक्ट टर्न टेबल के ऊपर प्लेस होता है, टर्न का मतलब होता है घूमना, वहां पे जो हमारे पास फ्रिक्शन होती है वो प्रोवाइड करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पे मैं FC लिखा हुआ है लेकिन आपने यहाँ पे वर्ड लिखना है सेंट्रीपिटल फोर्स लिखना है। अब बेटा थर्ड एग्जांपल है कि ऑर्बिटिंग द अर्थ अराउंड द सन। हमें पता है कि हमारे सोलर सिस्टम के अंदर हमारे पास दरमियान में सन है और सन के गिर्द काफी सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं जिसके अंदर एक अर्थ भी आती। और ये जो अर्थ और सन, इन दोनों के दरमियान में एक फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है जो क्या करती है, जो हमारे पास इस अर्थ को सन के गिर्द
रिवॉल्व करने पे मजबूर करती है, घुमाती इसे। तो फिर हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास इस केस के अंदर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का जो इफेक्ट है, ये क्या काम करता है, ये हमारे पास अर्थ को टुवर्ड्स सेंटर खींचता है, जिसकी वजह से इस केस के अंदर हमारे पास ये जो सेंटर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करेगी। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि अ ग्रेविटेशनल फोर्स काजेज द अर्थ, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये अर्थ को वजह बनेगी अर्थ की कि मूव अराउंड द अर्थ के गिर्द, सॉरी मूव अराउंड द सन के गिर्द रिवॉल्व करने की, सन के गिर्द मूव करने की। और हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास एक और चीज भी होती है कि मून और आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अक्सर हम देखते हैं और हम पढ़ते भी हैं कि हमारे पास ये जो अर्थ है, अर्थ के गिर्द जो मून है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, और काफी सारे जो सैटेलाइट है, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं वो भी रिवॉल्व कर रहे हैं। वो एक्चुअली ये होता है कि यहाँ पे दरमियान में अर्थ होती है और यहाँ पे सैटेलाइट होती है, और इनके दरमियान, इनके गिर्द भी मीन के सैटेलाइट और जो हमारे पास अर्थ होती है, इनके दरमियान भी एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है जो क्या करती है, इसको क्या करती है, वो सेंटर ऑफ सर्कल के गिर्द रिवॉल्व करवाती है अर्थ के गिर्द। तो आपने याद रखना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स बजाते खुद कुछ भी नहीं, ये हमारे पास एक इफेक्ट है फोर्स का जो चीजों को अंदर की तरफ खींचता है। तो हर केस के अंदर जो डिफरेंट फोर्सेस जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का इफेक्ट, सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करेंगी। तो हमारे पास मून एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ये भी हमारे पास अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। ये किस वजह से रिवॉल्व करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से रिवॉल्व करते हैं। अब लास्ट एग्जांपल में यहाँ पे डिस्कस करता हूं कि मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फोर्स। लेट्स सपोज ये मैंने क्रॉस लगाए हुए, क्रॉस का मतलब है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन है इनवर्ड। आपने याद रखना है बेटा कि ये जो टॉपिक है वो आप अभी नहीं पढ़ोगे, मैं आपको सरसरी थोड़ी थोड़ी आपको इसका कंसेप्ट दे देता हूँ। ये कंसेप्ट आप अगले चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे। तो लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, इनकी जो डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ है, और यहाँ पे मेरे पास एक पार्टिकल आता है, और ये जो चार्ज पार्टिकल, उस चार्ज पार्टिकल की जो मोशन है वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है। अब अगर देखा जाए तो ये जो हमारे से मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो अंदर की तरफ है। अगर ये अंदर की तरफ है तो यहाँ पे इस पार्टिकल के ऊपर हमारे पास एक परपेंडिकुलर अंदर की तरफ फोर्स लगेगी। और हम पीछे पढ़ के आए कि जब ये पार्टिकल के ऊपर अंदर की तरफ फोर्स लगती है तो वो फोर्स क्या काम करती है, इसके पाथ को बेंड करती है, और बेंड करके हमारे पास पार्टिकल को, चार्ज को यहाँ पे ले आएगी। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर जब पार्टिकल आएगा तो पार्टिकल के ऊपर फिर फोर्स लगेगी, मीन के पार्टिकल के ऊपर अंदर की तरफ एक फोर्स लगेगी। वो फोर्स क्या काम करेगी, इसके पाथ को बेंड करेगी, और बेंड करेगी और बेंड करके पार्टिकल को यहाँ पे ले आएगी। और पार्टिकल जब यहाँ पर पहुंचेगा तो यहाँ पर भी इस पार्टिकल के ऊपर अंदर की तरफ एक सेंटर सीकिंग फोर्स लगेगी जो इस पाथ ऑफ पार्टिकल को क्या करेगी, बेंड करवाएगी। और बेंड करके पार्टिकल यहाँ पे जब आएगा तो यहाँ पर भी फोर्स जो इनवर्ड लगेगी, जिसकी वजह से जो पाथ है बेंड हो जाएगा। और इस तरह हमारे पास ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, याद रखिएगा, ये जो इस केस के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इस पार्टिकल को इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्ट्रेट मूव करने दे रही, बल्कि वो क्या करती है, वो इसको अंदर की तरफ फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से जो चार्ज पार्टिकल है वो सर्कल के अंदर मूव करते हैं। तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो चार्ज पार्टिकल की जो मोशन होती है वो कैसे होती है कि परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फोर्स, एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फोर्स लगती है जो कंपेल करती है, कंपेल का मतलब होता है मजबूर करना, चार्ज पार्टिकल को, इसलिए तो मूविंग इन स्ट्रेट पाथ, उसको स्ट्रेट पाथ से किसके अंदर मूव करने के लिए, सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करने के लिए उसे मजबूर करती है। बड़ा उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स वाला जो टॉपिक है, जो आर्टिकल है, वो आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई भी मिसकंसेप्शन होती कहीं पर भी, तो आपने विदाउट एनी हेजिटेशन आपने बॉक्स के अंदर नीचे कमेंट करना है। और अगर आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, और मजीद लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि बाकी लोगों का भी फायदा हो। क्योंकि फर्स्ट ईयर का न्यू सिलेबस है, और न्यू सिलेबस के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि न्यू है। नेक्स्ट लेक्चर तक आप तमाम लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।